सब्सक्राइब कीजिए आईएएस स्टडी सेंटर चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए झारखंड स्पेशल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम लोग जो है झारखंड के पर्यावरण संबंधित तथ्य की क्लास को कंटिन्यू करेंगे और यह आप लोगों का सेकेंड क्लास है। अगर आप लोग फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके जो है प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा या नहीं तो वीडियो के लिस्ट में देख लीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंबाइंड देखिए आप लोग, जिससे क्या होगा यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इससे टोटल जो है आपके 7 क्वेश्चन बनने वाले हैं यहाँ से, तो वे सारे कवर हो जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड के पर्यावरण संबंधित तथ्य, तो इसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे झारखंड में प्रदूषण नियंत्रण के उपाय। तो देखते हैं 2001 में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है तथा यह संगठन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है। तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया, तो आपका जवाब होगा 2001 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 2012 में झारखंड के लिए प्रदूषण नियंत्रण दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया है। तो मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूँगा कि झारखंड के लिए जो झारखंड ऊर्जा नीति है वह 2012 में लागू की गई थी और उसी के अंतर्गत जो है 2012 में झारखंड के लिए प्रदूषण नियंत्रण दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया, जिसके अंतर्गत 2022 तक कुल ऊर्जा में 1/2 भाग ऊर्जा यानी कि 50% ऊर्जा जो है गैर परंपरागत स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो यह किसके अंतर्गत है, तो झारखंड ऊर्जा नीति 2012 के अंतर्गत ये सारी चीज़ समाहित है। तो मैं उसके बारे में आगे बता दूंगा ऊर्जा नीति के बारे में। तो यहाँ पे आप यही समझिए कि 2012 में जो ऊर्जा नीति लागू की गई उसी के अंतर्गत 2012 में झारखंड के लिए जो है प्रदूषण नियंत्रण दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया था और इसी के अंतर्गत जो है 2022 तक कुल ऊर्जा में 50% ऊर्जा जो है गैर परंपरागत स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आगे बढ़ते हैं। 2015 में झारखंड के लिए सौर ऊर्जा नीति लागू किया गया है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट फैक्ट ही बता रहा हूँ, जो वन लाइनर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसे ही मैं बता रहा हूँ और सभी को आप लोग याद कर जाइए, रट जाइए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक वन लाइनर इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि 2015 में झारखंड के लिए सौर ऊर्जा नीति लागू की गई, ठीक है। और इसके जो प्रमुख उद्देश्य हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि झारखंड के लिए सौर ऊर्जा नीति किस वर्ष लागू की गई थी, तो आपका जवाब होगा 2015 में लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब यह जो 2015 की सौर ऊर्जा नीति है उसके प्रमुख उद्देश्यों को देख लेते हैं हम लोग। तो 2020 तक जो है 2650 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन क्षमता को प्राप्त करना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। लेकिन देखिए अब 2021 आ चुका है तो इस उद्देश्य को यह प्राप्त करने में असफल रहा, तो इसे जो है बढ़ाकर 2022 कर दिया गया है कि 2022 तक जो है 2650 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन क्षमता को प्राप्त करना इसका लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। अगला है इम्पॉर्टेंट उद्देश्य, सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करना। तो यह जो सौर ऊर्जा नीति है इसका जो है एक और प्रमुख उद्देश्य है कि सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए अनुकूल वातावरण का यह निर्माण करेगा। अगला है राज्य में स्थिर एवं प्रदूषण मुक्त ऊर्जा उत्पादन पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। यानी कि राज्य में ऐसे ऊर्जा का जो है उत्पादन करना जिससे पॉल्यूशन ना फैले, जैसे सौर ऊर्जा हो गया उससे पॉल्यूशन नहीं फैलता है। अगला प्रमुख उद्देश्य है स्थानीय विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहन देना। जो भी लोकल विनिर्माण कंपनी है उसे क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा रोजगार के लिए अवसर सृजित करना। यानी झारखंड के ही यह जो स्थानीय विनिर्माण कंपनी है यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ के लोकल व्यक्ति ही काम करेंगे, झारखंड के लोकल आदमी काम करेंगे, तो यहाँ के जो भी व्यक्ति हैं उन्हें क्या होगा, रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा। तो ये 4 जो है 2015 के झारखंड के सौर ऊर्जा नीति का प्रमुख उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। अब नई नीति के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यह जो सौर ऊर्जा नीति है इसके अंतर्गत क्या किया गया है, कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए है। मैं शुरू से ही बता रहा हूँ कि सौर ऊर्जा नीति है तो किसके उत्पादन से ये जुड़ा होगा, सौर ऊर्जा के उत्पादन से जुड़ा होगा। तो देखिए
फोटोवोल्टिक सिस्टम से जो है कितना मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जाएगा, तो 2100 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। फिर थर्मल सिस्टम से कितना किया जाएगा, तो 500 मेगावाट किया जाएगा। और रूफटॉप सिस्टम से जो है 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यानी टोटल जो है 2650 मेगावाट जो है बिजली का उत्पादन किया जाएगा सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत। और यह जो है लक्ष्य कब तक पूर्ति किया जाएगा, तो 2022 तक। अभी तुरंत मैंने बताया 2020 तक था, लेकिन यह जो है संभव नहीं हो सका, तो इसीलिए 2022 का लक्ष्य इसे निर्धारित कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को, जो भी ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए झारखंड ऊर्जा नीति 2012 में लागू किया गया। अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले ऊर्जा नीति के बारे में मैं बता रहा था, तो वहीं पे मैंने बताया था कि झारखंड ऊर्जा नीति कब लागू किया गया, तो 2012 में लागू किया गया। और किसके लिए, तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए झारखंड ऊर्जा नीति 2012 लागू किया गया है। चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट लाइन पे आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, झारखंड सरकार द्वारा सोलर पार्क यानी कि सौर पार्क स्थापना के लिए भूमि आवंटन की जाएगी। यानी कि जो भी सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी उसके लिए भूमि का आवंटन किसके द्वारा किया जाएगा, तो झारखंड सरकार द्वारा किया जाएगा। तथा झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन सोलर पार्क की स्थापना में आवश्यक सुविधा एवं सहायता प्रदान करेगा। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि झारखंड में सोलर पार्क की स्थापना में आवश्यक सुविधा निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जाएगी, तो आपका जवाब होगा झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा। ठीक है, इस संगठन की स्थापना 2003 में की गई थी। यह जो झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2003 में की गई थी। तथा इसका मुख्य उद्देश्य नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देना है। यह जो कमीशन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो भी नवीनीकरण ऊर्जा है उसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसका गठन कब किया गया, तो 2003 में इसका गठन या स्थापना बोल सकते हैं किया गया है। आगे बढ़ेंगे। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जरेडा यानी कि झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को नोडल एजेंसी के रूप में स्वीकार किया गया है तथा इसकी स्थापना 2001 में की गई है। तो प्रश्न बन सकता है जरेडा की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो आपका जवाब होगा 2001। जरेडा की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो 2001 में की गई है। ठीक है, फिर यहाँ प्रश्न बन सकता है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस एजेंसी को नोडल एजेंसी के रूप में स्वीकार किया गया है, तो आपका जवाब होगा जरेडा यानी कि झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को जो है नोडल एजेंसी के रूप में स्वीकार किया गया है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्तमान में सौर ऊर्जा के उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी 16% है। प्रश्न बनेगा कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में जो है झारखंड की हिस्सेदारी कितनी है, तो 16% है। तथा देवघर एवं सरायकेला इस संदर्भ में अग्रणी जिला है। ठीक है, अब चलिए दूसरे इंपॉर्टेंट लाइन पे आते हैं। सौर ऊर्जा से रिलेटेड इतना ही था, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से 2017 में जारी आंकड़ों में कहा गया है कि झारखंड में सबसे अधिक मौत जो है कुपोषण एवं गंदगी से होने वाली बीमारियों के बाद सर्वाधिक मौत का कारण वायु प्रदूषण है। यानी कि 2017 का जो रिपोर्ट है परिवार कल्याण मंत्रालय का रिपोर्ट जो है उसके अनुसार झारखंड में सबसे अधिक मौत किससे हो रहा है, तो कुपोषण एवं गंदगी से तो हो ही रहा है, कुपोषण और गंदगी से होने वाली बीमारियों से तो हो ही रहा है। इसके बाद जो दूसरा नंबर आएगा सर्वाधिक मौत किससे हो रहा है, तो वायु प्रदूषण से हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत सरकार की नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम, याद रखिएगा नाम किसके द्वारा, तो नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम यानी कि NAMP के तहत जो है झारखंड के 9 स्थानों पर, मैं बोल रहा हूँ 9 स्थानों पर हवाओं की मॉनिटरिंग हो रही है। तो किसके जरिए मॉनिटरिंग हो रहा है, तो नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम द्वारा हो रहा है। कितने स्थानों पर हो रहा है, तो झारखंड के 9 स्थानों पर हवाओं का मॉनिटरिंग हो रहा है, जिसमें यानी कि इसमें जो है धनबाद में 3 स्थान है, यानी कि 9 स्थानों के अंतर्गत धनबाद के 3 स्थान आ रहे हैं, जमशेदपुर के 2 स्थान आ रहे हैं, रांची, झरिया, सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम के एक स्थान आ रहे हैं। ठीक है, एक स्टेशन पर जो है वायु की मॉनिटरिंग हो रही है। तो टोटल जो है कितने
स्टेशन हो गए या कितने स्थान हो गए जहाँ पे हवाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है झारखंड में? तो आपका जवाब होगा 9 स्टेशन या 9 स्थान। किसके द्वारा हो रहा है? तो भारत सरकार के नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है झारखंड में जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, झारखंड में हरित गृह गैस, याद रखिएगा, हरित गृह गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन खनन एवं भारी उद्योग से संबंधित है। तो प्रश्न बन सकता है कि झारखंड में जो है हरित गृह गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन निम्न में से कहाँ से होता है? तो आपका जवाब होगा खनन से होता है और भारी उद्योग से होता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं। हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में गिरिडीह जिला का स्थान प्रथम है। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि झारखंड का कौन सा जिला जो है हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में प्रथम स्थान पर है? तो आपका जवाब होगा गिरिडीह जिला। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में वनीय उत्पाद का हिस्सा लगातार घटते जा रहा है। जो जीडीपी है ना, झारखंड में जो है जीडीपी में जो है वनीय उत्पाद का हिस्सा हर एक साल कुछ ना कुछ घटते जा रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग कैसे कैसे घट रहा है। तो 1990 में 1990 से 91 के दशक में यह जो है 3% था हिस्सा। जीडीपी में जो है वनीय उत्पाद का कितना हिस्सा था? तो 3% था। लेकिन 2000 से 2001 में यह घटकर 2% पे आ गया। फिर 2009 से 10 के बीच में इसका जो है घटाव हुआ और यह 1.5 पर आ गया। यानी जीडीपी में वनीय उत्पाद का हिस्सा कितना हो गया? तो 1.5% हो गया। फिर 2015 से 16 में यही वनीय उत्पाद का हिस्सा जो है 1.4 हो गया जीडीपी में, और वर्तमान में अभी जो है 1.33% है जीडीपी में वनीय उत्पाद का हिस्सा। तो धीरे धीरे देखिए यहाँ पे घट रहा है। 3 से 2 हुआ, 2 से 1.5 हुआ, फिर 1.4 हुआ, फिर वर्तमान में 1.33 है। तो जीडीपी में वनीय उत्पाद का हिस्सा लगातार घटते ही जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, यदि झारखंड के औसत तापमान में 1% से अधिक वृद्धि होती है तो झारखंड में चावल के उत्पादन में 40% तक की कमी हो सकती है। बहुत सारे बुक में आप लोग देखिएगा कि 1% से 4% तक लिख रहा है कि 1% से 4% तक अगर वृद्धि होती है तो यहाँ के चावल उत्पादन में 40% तक की कमी हो सकती है। तो दोनों देख लीजिएगा। नॉर्मली 1% ही सही है यहाँ पे, क्योंकि 1% से ज़्यादा तो 4% भी उसी में आ गया। तो 1% से अधिक अगर वृद्धि होती है तापमान में, औसत तापमान में बोल रहा हूँ, तो झारखंड का जो चावल उत्पादन है ना उसमें 40% तक की कमी आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण झारखंड की औसत वर्षा में लगातार कमी आ रही है तथा विगत 100 वर्षों में औसत वर्षा में 150.6 mm की कमी प्रदर्शित होती है। तो यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि विगत 100 वर्षों में औसत वर्षा में कितने mm की कमी प्रदर्शित होती है झारखंड में? तो आपका जवाब होगा 150.6 mm की कमी प्रदर्शित होती है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड मुख्य रूप से ग्रीष्मकालीन वर्षा का क्षेत्र है। यहाँ पे जो है ना मुख्य रूप से कब बारिश होती थी? तो ग्रीष्मकाल में। लेकिन झारखंड में शीत ऋतु में औसत वर्षा की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। ये सारा जलवायु परिवर्तन के चलते हो रहा है, ठीक ना। पहले ग्रीष्मकाल में हो रहा था वर्षा, लेकिन अब क्या हो रहा है? शीत ऋतु में जो है औसत वर्षा की मात्रा बढ़ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है कि झारखंड का भूगर्भिक जल स्तर लगातार कम हो रहा है। देख ही रहे होंगे झारखंड में पानी की बहुत किल्लतें आ रही है तथा प्रदेश के गठन के पश्चात भूगर्भिक जल स्तर में औसतन 40 फीट की कमी प्रदर्शित हो रही है। मैं बोल रहा हूँ कि जब प्रदेश का गठन हुआ है, झारखंड प्रदेश का गठन हुआ, उसके पश्चात जो भी भूगर्भिक जल स्तर है उसमें औसतन कितना फीट का कमी प्रदर्शित हो रहा है? तो 40 फीट का। इससे भी प्रश्न बन सकता है। फिर अगला है, झारखंड की सबसे बड़ी संक्रामक बीमारी मलेरिया है। तो प्रश्न बन सकता है यहाँ भी कि झारखंड की सबसे बड़ी संक्रामक बीमारी कौन सी है निम्न में से? तो आपका जवाब होगा मलेरिया। तथा जनजातीय एवं सुदूर क्षेत्रों में इसकी प्रभावशीलता सर्वाधिक है। यानी कि जो भी जनजातीय क्षेत्र है या सुदूर क्षेत्र है, गांव वाले क्षेत्र है, वहाँ पे क्या हो रहा है? तो मलेरिया का प्रभाव सबसे ज़्यादा हो रहा है। चलिए आगे अब दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्ट पे आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, झारखंड की हवा में PM10 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सर्वाधिक पाया जाता है। तो यह सब याद रख लीजिएगा
कि झारखंड की हवा में क्या क्या चीज़ पाया जा रहा है। तो PM10 पाया जा रहा है, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। फिर दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यह जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है झारखंड की हवा में। फिर ग्रीन पीस, देखिए इसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक लाइन है, पहले मैं समझा दे रहा हूँ। ग्रीन पीस ने झारखंड की शहरों की हवा को गंभीर रूप से प्रदूषित बताया है। तो ये ग्रीन पीस है क्या? तो ग्रीन पीस जो है पर्यावरण से संबंधित एक संगठन है। यह ग्रीन पीस जो है पर्यावरण से संबंधित एक संगठन है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैनकूवर में हुआ था, और इसका जो मुख्यालय है ग्रीन पीस का, यह है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, और इसका उद्देश्य है व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो यही ग्रीन पीस, इसी ग्रीन पीस ने जो है झारखंड की शहरों की हवा को गंभीर रूप से प्रदूषित बताया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर अगला है जल संसाधन, विशेषकर नदी जल संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया है। तो यह आप लोगों को जानना चाहिए कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया था। तो आप लोगों को पता है 20 फरवरी 2009 में इसे गठित किया गया है भारत सरकार द्वारा। अब झारखंड में देख लेते हैं। झारखंड का साहेबगंज जिला गंगा नदी के करीब है। आप लोग जानते हैं झारखंड का एकमात्र जिला जो गंगा नदी के करीब है कौन है? साहेबगंज। तो झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण का गठन 30 सितंबर 2009 को किया गया। भारत सरकार द्वारा 20 फरवरी 2009 में किया गया था राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन, और झारखंड द्वारा जो है झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण का गठन जो है कब किया गया? तो 30 सितंबर 2009 में किया गया। प्राधिकरण के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। यह जो प्राधिकरण है झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो मुख्यमंत्री होगा, तथा इसका मुख्यालय रांची में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि झारखंड राज्य में गंगा नदी के संरक्षण के लिए कौन सा प्राधिकरण गठित किया गया है? तो आपका जवाब होगा झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण को गठित किया गया है। फिर प्रश्न बन सकता है कि झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? तो आपका जवाब होगा 30 सितंबर 2009 में। फिर प्रश्न बन सकता है कि झारखंड राज्य गंगा संरक्षण प्राधिकरण का गठन जो है प्राधिकरण का जो है अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? तो आपका जवाब होगा मुख्यमंत्री। फिर पूछा जा सकता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रांची में है। तो बहुत सारे प्रश्न बन गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि जोन में विभाजित किया गया है। भारत जो है ना उसे 15 कृषि जलवायु क्षेत्र या जोन में विभाजित किया गया है, जिसमें से 3 कृषि जोन जो है 3 कृषि जलवायु क्षेत्र जो है कहाँ है? तो झारखंड में है। 3 कृषि जलवायु क्षेत्र कहाँ है? तो झारखंड में। अब तीनों को हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है किस जोन में कौन सा जिला आता है। तो देखिए चलते हैं आगे। तो देखिए 3 कृषि जलवायु क्षेत्र जो है उसे देख लेते हैं पहले। कृषि उप जलवायु क्षेत्र कौन कौन सा है? तो मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश पहला हो गया, पश्चिमी पठारी प्रदेश दूसरा हो गया, और तीसरा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो झारखंड में जो है 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हो गए। अब जोन पूछेगा तो देखिए सब जोन 4 के अंतर्गत मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश आता है। प्रश्न बन सकता है कि झारखंड का मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश किस जोन के अंतर्गत आता है? किस कृषि जलवायु जोन के अंतर्गत आता है? तो आपका जवाब होगा सब जोन 4 के अंतर्गत आता है। फिर प्रश्न बन सकता है निम्न में से कौन सा जिला जो है सब जोन 4 के अंतर्गत आता है? तो आप लोगों को यह नाम याद रखना होगा। जोन के अंतर्गत सब जोन 4 के अंतर्गत आ रहा है दुमका, देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, हजारीबाग, कोडरमा, जामताड़ा, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रांची के 2/3 भाग किसके अंतर्गत आ रहे हैं? तो सब जोन 4 के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी कि मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत आ रहे हैं ये सारे जिले। अब हम लोग सब जोन 5 को देखते हैं। तो इसके अंतर्गत पश्चिमी पठारी प्रदेश आता है। तो प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा कृषि उप जलवायु क्षेत्र जो है सब जोन 5 के अंतर्गत शामिल है? तो आपका जवाब होगा पश्चिमी पठारी प्रदेश। अब इसके अंतर्गत जो जिला आएंगे वह है पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गढ़वा, गुमला, सिमडेगा एवं रांची का 1/3 भाग। ठीक है, अब अगला है सब जोन 6। इसके अंतर्गत जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आता है। झारखंड का कृषि जलवायु क्षेत्र जो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश यह किसके अंतर्गत आता है? तो सब जोन 6 के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत जो जिला आएंगे वह है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां।
तो ये 3 जिले जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न बन सकता है निम्न में से कौन सा जिला जो है सब जोन 6 के अंतर्गत आता है, या नहीं तो कृषि उप जलवायु क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के अंतर्गत जो है झारखंड का कौन सा जिला शामिल है। ऑप्शन में कोई भी दे देगा, जैसे पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, तो आप लोग ऑल कर दीजिएगा ये सभी। चलिए अब अगले इंपॉर्टेंट लाइन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला इंपॉर्टेंट लाइन है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में 2001 में झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि जरेडा का गठन किया गया है। तो आप लोग याद कर लीजिए इसे कि जरेडा का गठन कब किया गया, 2001 में। प्रश्न बन सकता है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में किस एजेंसी का गठन किया गया है, तो आपका जवाब होगा झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी या जरेडा। फिर प्रश्न बन सकता है कि झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि जरेडा का गठन किस वर्ष किया गया, तो आपका जवाब होगा 2001 में किया गया है। अगले इंपॉर्टेंट लाइन पे आते हैं, राज्य सरकार द्वारा जल संसाधनों के उचित प्रबंधन हेतु वर्ष 2011 में झारखंड राज्य जल नीति लागू की गई है। तो प्रश्न बन सकता है कि झारखंड में झारखंड राज्य जल नीति किस वर्ष लागू की गई, तो आपका जवाब होगा 2011 में। फिर प्रश्न बन सकता है कि झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों के उचित प्रबंधन हेतु किस नीति को लागू किया गया, तो आपका जवाब होगा झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, रांची नगर निगम द्वारा सफाई का कार्य अगले 25 वर्षों के लिए निजी कंपनी एसएल इंफ्रा को सौंपा गया है। तो प्रश्न बन सकता है कि रांची नगर निगम द्वारा जो है सफाई का कार्य किस निजी कंपनी को सौंपा गया है, तो आपका जवाब होगा एसएल इंफ्रा कंपनी को सौंपा गया है। कितने वर्षों के लिए सौंपा गया है यह भी प्रश्न बन सकता है, तो 25 वर्षों के लिए सौंपा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड में भारत सरकार द्वारा वन बंधु कल्याण योजना लागू किया गया है। ठीक है, झारखंड में जो है भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है, तो वन बंधु कल्याण योजना लागू की गई है तथा यह योजना जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया है तथा इस योजना के अंतर्गत पाकुड़ जिला का लिट्टीपाड़ा प्रखंड को पायलट प्रखंड के रूप में चयनित किया गया है। तो यह सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सभी को याद कर लीजिएगा आप लोग कि यह जो योजना है यह किस जिले में लागू किया गया है, तो पाकुड़ जिले में। फिर पाकुड़ जिला के भी किस प्रखंड में, तो लिट्टीपाड़ा प्रखंड में। इसे जो है यह जो लिट्टीपाड़ा प्रखंड है इसे पायलट प्रखंड के रूप में चयनित किया गया है। जो भी वैसे जिले जहाँ शिक्षा कम होती है वहाँ पे जो है पायलट प्रखंड बनाया जाता है, तो वही लिट्टीपाड़ा प्रखंड को पायलट प्रखंड बनाया गया है वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत। यह कम विकसित जगह है इसीलिए इसे बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पर्यावरण की सर्वाधिक हानि वनों की कटाई से हुई है। आप सभी जान रहे होंगे कि पर्यावरण को क्षति किससे पहुंच रहा है, तो जो पेड़ पौधे हैं उसकी कटाई से ही पहुंचता है। तो झारखंड में भी क्या हुआ, पर्यावरण की सर्वाधिक हानि किससे हुई है, तो वनों की कटाई से हुई है। ऐसे में सरकार का मुख्य उद्देश्य दुर्लभ प्रजातियों के वृक्षों को बचाना होना चाहिए। झारखंड में जो भी दुर्लभ वृक्ष है उसे बचाना सरकार का जो है प्रायोरिटी होना चाहिए। देख लेते हैं क्या क्या पौधे हैं, जैसे अफ्रीकी मूल का कल्पतरु वृक्ष जो कि चिकित्सीय महत्व का वृक्ष है। एक वृक्ष है यह अफ्रीकी मूल का है, कल्पतरु वृक्ष, यह जो है चिकित्सीय महत्व का वृक्ष है। इसकी भारत में कुल संख्या मात्र 9 है। पूरे भारत में कल्पतरु वृक्ष कितने हैं, तो मात्र 9 है। और इसमें से भी 4 कल्पतरु वृक्ष जो है रांची में है। अगर आप लोग रांची में रह रहे होंगे तो डोरंडा जाने के क्रम में डोरंडा कॉलेज जो है ना, वहाँ पे देखिएगा 2 पेड़ है और दोनों को अच्छी तरह से घेरा गया है, तो वो दोनों क्या है, कल्पतरु वृक्ष है। तो झारखंड में भी कहाँ, तो रांची में 4 कल्पतरु वृक्ष है। ठीक है, और यह सभी जो है इस सभी को संरक्षण प्रदान करनी चाहिए सरकार द्वारा, क्योंकि पूरे भारत में मात्र 9 ही कल्पतरु वृक्ष बचे हुए हैं और उसमें भी 4 कल्पतरु वृक्ष कहाँ हैं, तो रांची में है। चलिए अगला लाइन देखते हैं। तो विलुप्त प्राय प्रजाति के पौधों में से एक माखन कटोरी और शिवलिंगम फूल की प्रजाति को झारखंड सरकार द्वारा संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि यह दोनों विलुप्त प्राय प्रजाति के पौधे हैं इसीलिए झारखंड सरकार जो है इसका संरक्षण का कार्य कर रहा है। तो कौन कौन पौधा हो गया, एक है माखन कटोरी और दूसरा है शिवलिंगम फूल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होने के कारण विलुप्ति के कगार पर हैं। जैसे झारखंड में गिद्ध, यह जो है विलुप्त होने की स्थिति में है। तो देख लेते हैं, झारखंड में गिद्धों की 3 प्रजातियां पाई जाती थी। पहला है जिप्स
बैंगलेसिस, यह जो है आंशिक संख्या में झारखंड में अभी उपलब्ध है यानी पाई जा रही है। फिर दूसरा है जिप्स इंडिकास, यह भी जो है आंशिक संख्या में झारखंड में पाई जा रही है। लेकिन इजिप्शियन यह जो है विलुप्त हो चुकी है। झारखंड में गिद्धों की 3 प्रजातियां पाई जाती थी। कौन सा था? जिप्स बैंगलेसिस, जिप्स इंडिकास और इजिप्शियन, ये तीनों झारखंड में पाई जाती थी, जिसमें से प्रथम 2 जो है जैसे जिप्स बैंगलेसिस और जिप्स इंडिकास अभी आंशिक रूप से पाए जा रहे हैं और इजिप्शियन जो है वह विलुप्त हो चुके हैं। भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां पाई जाती थी। मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बताया कि 3 प्रजाति पाई जाती थी और भारत में कितनी पाई जाती है? तो 9 पाई जाती थी। 1980 के पश्चात गिद्धों की कुल संख्या में 97% की कमी आई तथा इसकी संख्या में कमी का मुख्य कारण डाइक्लोफेनेक नामक पशु दवा है। जैसे पशु सब बीमार पड़ जाते हैं ना, तो उसे एक सुई दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है जो कि है डाइक्लोफेनेक, और यह जो है दर्द निवारक दवा है। लेकिन इससे क्या होता है, जानवर जब मरते हैं तो उनके शरीर में यह दवा रह जाती है डाइक्लोफेनेक। तो गिद्ध जानते ही हैं मरे हुए जीवों को खाते हैं, तो जब इन जानवरों को वो खाते हैं तो इनसे डाइक्लोफेनेक उनके शरीर में जाता है और जो गिद्ध हैं वो मर जाते हैं। तो सबसे अधिक जो है डाइक्लोफेनेक नामक पशु दवा के चलते ही गिद्ध की प्रजाति खतरे में आई है। आगे बढ़ते हैं। भारत में गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थापित है। झारखंड में नियो ह्यूमन फाउंडेशन हजारीबाग गिद्धों के संरक्षण के लिए विशेष रूप से संबद्ध है तथा यह संगठन पिंजौर केंद्र की सहायता से अपना कार्य योजना संचालित करता है। यह तो हम लोगों ने देख लिया। इसके अलावा ये जो गिद्ध है या ऐसे जो भी विलुप्त प्राय प्राणी है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे हम लोग देख लेते हैं। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 की अनुसूची 1 में गिद्ध को सूचीबद्ध किया गया है तथा इस अनुसूची में शामिल जीवों को हानि पहुंचाना एक दंडिक अपराध है तथा इस अपराध के लिए 3 से 7 वर्ष की कैद की सजा अथवा 25,000 जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। यानी कि जो भी विलुप्त प्राय प्राणी है, या जैसे यहाँ पे मैंने गिद्ध के बारे में बताया, गिद्ध भी क्या है, विलुप्त प्राय प्राणी के श्रेणी में आता है। तो इन्हें जो है अगर कोई क्षति पहुँचाता है तो यह जो है दंडिक अपराध हो गया और इसके लिए 3 से 7 वर्ष की कैद भी हो सकती है, 25,000 का जुर्माना भी हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो यह किस एक्ट के अंतर्गत आता है? तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के अंतर्गत आता है। उसमें भी किसमें? तो अनुसूची 1 के अंतर्गत गिद्धों को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, गिद्धों को किसके अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है? तो वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के अनुसूची 1 में जो है गिद्धों को सूचीबद्ध किया गया है। तो हम लोगों ने झारखंड के पर्यावरणीय संबंधी जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे उसे हम लोगों ने देख लिया। तो पर्यावरण से संबंधित आपका क्लास कंप्लीट होता है। अब अगला टॉपिक में हम लोग इंटर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सभी को।